तो हमने फर्स्ट पार्ट में बता चुका था कि जनरल माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है, मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है, यानी कि माइक्रोबायोलॉजी के बारे में हमने जान चुका था। आज इसका सेकंड पार्ट में हम लोग जानेंगे कि इसका हिस्ट्री क्या है, यानी कि जो माइक्रोबायोलॉजी है उसका हिस्ट्री क्या है, इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए। द एग्जिस्टेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाज हाइपोथेसिस्ड फॉर मेनी सेंचुरी बिफोर द एक्चुअली डिस्कवरी, यानी कि जो पहले डिस्कवरी हो चुका था माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, उससे पहले बहुत से कंट्रीज यानी कि बहुत से खोज में लगे ही थे, यानी कि कर ही रहे थे। द टीचिंग ऑफ महावीरा जेनसिम 6th century BC and population of Pharaoh and Columella who named the invisible organism as Animilla moneta, यानी कि ये जो वायरो एंड कोलोमेला है ये एनिमल ब्रीडिंग डिजीज है जो कि इनविजिबल होता है। तो चलिए आगे आते हैं। एंटोनी फिलिप्स वैन लुइन हुक, यानी कि एंटोनी वैन लुइन हुक 1676 में ही वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु ऑब्जर्व्ड बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूजिंग अ सिंगल लेंस माइक्रोस्कोप constructed by him, and he named those small organisms as little animal। एंटोनी फिलिप्स वैन ल्यूवेनहुक ने 1676 ईस्वी में फर्स्ट ऐसे साइंटिस्ट थे जो ऑब्जर्व किया था बैक्टीरिया और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, जो कि सिंगल लेंस जो माइक्रोस्कोप होता है उसमें, और इन्होंने कंसल्ट किया, जो इन्होंने देखा उसका नाम दिया लिटिल एनिमल कल्स, जो कि बहुत ही सूक्ष्म थे, यानी कि स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे। अब नेक्स्ट आते इवर्ड जेनर। इवर्ड जो जेनर थे उन्होंने क्या किया था? इवर्ड जेनर 1796 डेवलप्ड द फर्स्ट वैक्सीन ऑफ द वर्ल्ड, द स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, यानी कि जो इडवर्ड जेनर थे उन्होंने 1796 में डेवलप किया फर्स्ट वैक्सीन जो कि स्मॉल पॉक्स का था। ही यूज्ड टू काउपॉक्स वायरस टू इम्यूनाइज चिल्ड्रेन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स फ्रॉम विच द term vaccine has been derived. The same principle are even used today for developing vaccine। यानी कि इडेन जेनर जो था वो डेवलप किया था 1796 में स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन, और जो उन्होंने यूज किया था जो काउ पॉक्स का वायरस होता है उससे इम्यूनलाइज करके उसके चिल्ड्रेन के अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन तैयार किया था, जो कि आज भी वैक्सीन बनाने में आज भी वे प्रिंसिपल टेक्निक यानी कि यूज होता है वैक्सीन बनाने में। अब नेक्स्ट देखते हैं लुईस पैस्चर। जो लुईस पैस्चर थे उन्होंने क्या किया? माइक्रोबायोलॉजी डेवलप्ड एज अ साइंटिफिक डिसिप्लिन फ्रॉम द एरा ऑफ लुईस पैस्चर, यानी कि जो लुईस पैस्चर थे उन्होंने 1822 से 1895 यानी कि 1822 टू 1895 के बीच में इन्होंने क्या किया? He is also known as father of microbiology। लुईस पास्चर को माइक्रोबायोलॉजी का पिता भी कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। He was a professor of chemistry in France, जो कि प्रोफेसर थे केमिस्ट्री का फ्रांस। His studies on fermentation lead him to take interest to work in microbiology। His contribution to microbiology are close, यानी कि ये जो स्टडी कर रहे थे, जो कि ये तो प्रोफेसर थे केमिस्ट्री के फ्रांस में, जो कि और इनका इंटरेस्ट था बायो माइक्रोबायोलॉजी में वर्क करने का। तो इनका कंट्रीब्यूशन क्या था माइक्रोबायोलॉजी में उसको जानते हैं। लुईस पास्चर का कंट्रीब्यूशन को देखते हैं, यानी कि उनका कंट्रीब्यूशन क्या था माइक्रोबायोलॉजी में। ही हैड प्रपोज्ड द प्रिंसिपल ऑफ फर्मेंटेशन फॉर प्रिवेंशन ऑफ फूड। इन्होंने ये प्रिंसिपल पे काम किया जो फर्मेंटेशन प्रिवेंशन ऑफ फूड, यानी कि प्रिवेंशन ऑफ फूड पे। ही इंट्रोड्यूस्ड द स्टरलाइजेशन टेक्निक्स एंड डेवलप स्टीम स्टरलाइजेशन, हॉट एयर ओवन एंड ऑटोक्लेव। इन्होंने स्टरलाइजेशन टेक्निक्स में काम किया, यानी कि इंट्रोड्यूस किया स्टरलाइजेशन टेक्निक्स को, एंड डेवलप किया। इन्होंने डेवलप किया स्टीम स्टरलाइजर, हॉट एयर ओवन एंड ऑटोक्लेव। जो हमारा हॉट एयर ओवन है एंड ऑटोक्लेव उसको इन्होंने डेवलप किया जो कि स्टरलाइजेशन होता है। ही हैज ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड फॉर द वैक्सीन डेवलपमेंट अगेंस्ट सेवरल डिजीज सच एज एंथ्रैक्स, फॉल, कोलेरा एंड रेबीज। और इन्होंने ये भी कंट्रीब्यूट किया वैक्सीन डेवलपमेंट में अगेंस्ट इन सेवरल डिजीज में, जैसे कि एंथ्रैक्स, फुएल, कोलेरा एंड रेबीज। इसके अगेंस्ट इन्होंने वैक्सीन तैयार किया, यानी कि डेवलप किया लुईस पास्चर ने। ही स्टेटेड
द डिजीज कैन नॉट बी काउज बाय बैड एयर और वेपर, बट इट इज प्रोड्यूस बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन एयर। इन्होंने यह भी देखा कि जो बेड एयर होता है और वेपर, उसमें प्रोड्यूस होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, बट प्रोड्यूस बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन एयर। जो कि इन्होंने ये कहा कि जो डिजीज काउज करते हैं वो बेड व एयर में भी प्रेजेंट रहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बट जो वेपर होता है उस वेपर प्रोड्यूस होता है हॉट एयर ओवन में और ऑटोक्लेव में, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री होता है, यानी कि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट नहीं होते। अब इन्होंने ये भी कहा था लिक्विड मीडिया कॉन्सेप्ट, यानी कि लिक्विड मीडिया का जो कॉन्सेप्ट थे लुईस पास्चर ने ही एस्टेब्लिश किया था, यानी कि डेवलप किया था। लिक्विड मीडिया कॉन्सेप्ट ही वाज न्यूट्रिएंट ब्रोथ टू ग्रो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि इसका यूज न्यूट्रिएंट ब्रोथ बनाने में करते हैं लिक्विड मीडिया का, जिसमें ग्रो करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। अब आगे चलते हैं रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच का कंट्रीब्यूशन क्या था माइक्रोबायोलॉजी में, उसके बारे में जानते हैं। रॉबर्ट लिस्टर प्रोवाइडेड रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन टू द फील्ड ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, यानी क्या रॉबर्ट कोच का माइक्रोबायोलॉजी में क्या कंट्रीब्यूशन था उसको जानते हैं। ही वॉज अ जर्मन जनरल प्रैक्टिशनर, यानी कि ये जर्मन का जनरल प्रैक्टिशनर था, जिन्होंने 1843 टू 1910 में इनका कंट्रीब्यूशन क्या था उसको जानते हैं। हिज कंट्रीब्यूशन आर फ्लो, इनके कंट्रीब्यूशन के बारे में जानते हैं। ही इंट्रोड्यूस सॉलिड मीडिया फॉर द कल्चर ऑफ बैक्टीरिया, इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया सॉलिड मीडिया के बारे में, सॉलिड मीडिया के बारे में जिसमें हम लोग बैक्टीरिया ग्रो करवाते हैं, यानी कि कल्चर ऑफ बैक्टीरिया, जिसमें हम लोग कल्चर लगाते हैं बैक्टीरिया को। द वाइफ ऑफ वन ऑफ द कोच असिस्टेंट हैड सजेस्ट द यूज ऑफ अगार एज सॉलिडिफाइंग एजेंट। रॉबर्ट कोच का जो वाइफ थी उन्होंने सजेस्ट किया कि अगार यूज करने के लिए, जो कि सॉलिडिफाई एजेंट है, और जो उनकी वाइफ थी उसका असिस्टेंट था, यानी कि रॉबर्ट कोच का असिस्टेंट थी उनकी वाइफ, जिन्होंने सजेस्ट किया अगार यूज करने के लिए, जो कि एजेंट है सॉलिडिफाई। ही आल्सो इंट्रोड्यूस मेथड फॉर आइसोलेशन ऑफ बैक्टीरिया इन प्योर कल्चर, और इन्होंने ये भी इंट्रोड्यूस करवाया आइसोलेशन ऑफ बैक्टीरिया इन प्योर कल्चर। प्योर कल्चर से हम लोग आइसोलेट कैसे करते हैं बैक्टीरिया को, ये भी इंट्रोड्यूस करवाया। आइसोलेशन का जो मेथड होता है वो भी इसे रॉबर्ट कोच ने इंट्रोड्यूस कराया है। ही डिस्क्राइब्ड हैंगिंग ड्रॉप मेथड फॉर टेस्टिंग मोटिलिटी, यानी कि जो बैक्टीरिया का मोटिलिटी का चेक करते हैं हैंगिंग ड्रॉप मेथड से, उसको भी डिस्क्राइब किया था रॉबर्ट कोच ने। अब इसका फेनोमेनन क्या था, यानी कि रॉबर्ट कोच का फेनोमेनन क्या था उसको जानते हैं। रॉबर्ट कोच ऑब्जर्व दैट गोनिया पिग्स already infected tubercle bacillus developed a hypersensitivity reaction when inject with tubercle bacilli or its protein. Since then, their observation is called a Koch phenomenon. इन्होंने ऑब्जर्व किया जो गोनिया पिग्स ऑलरेडी पहले से जो गोनिया पिग्स जो ऑलरेडी इन्फेक्ट है पहले से ट्यूबरसाइकल बेसिलस से, उसको इन्होंने डेवलप कराया हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन से। जब इन्होंने इंजेक्ट किया ट्यूबरसाइकल अदर, यानी कि लैब में इन्होंने ऑब्जर्व किया जो गोनिया पिग्स ऑलरेडी इन्फेक्टेड है ट्यूबरसाइकल बेसिलाई से, उन्होंने डेवलप किया हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन से। जब उन्होंने इंजेक्ट किया ट्यूबरसाइकल बेसिलाई इट्स प्रोटीन, सिंस देन दिस ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड एज कोच फेनोमेनन। इन्होंने इंजेक्ट किया लेबोरेटरी एनिमल में और छोड़ दिया, और फिर उन्होंने एब्जॉर्ब किया। अब इसका कोच पोस्टुलेट्स के बारे में जानते। रॉबर्ट कोच हैड पोस्टुलेटेड दैट अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी एक्सेप्टेड एज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ द इन्फेक्शियस डिजीज ओनली ऑफ इफ 4 क्राइटेरिया आर फुलफिल्ड, यानी कि इसका जो पोस्टुलेट है माइक्रो ऑर्गेनिज्म 4 क्राइटेरिया में फुलफिल्ड है। तो इसका क्राइटेरिया क्या था उसके बारे में जानते हैं कोच का। द माइक्रो ऑर्गेनिज्म शुड बी कंस्टेंटली एसोसिएट विथ द लीजन ऑफ द डिजीज। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एसोसिएट होते हैं लीजन में, जो डिजीज रहता है, डिजीज ऑफ लीजन, इट शुड बी पॉसिबल टू आइसोलेट द ऑर्गेनिज्म
इन प्योर कल्चर फॉर्म द लीजन ऑफ द डिजीज, यानी कि डिजीज से हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आइसोलेट करते हैं, यानी कि लेते हैं और उसको प्योर कल्चर में आइसोलेट करते हैं। प्योर कल्चर में द सम डिजीज मस्ट रिजल्ट व्हेन द आइसोलेटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज आइसोलेटेड इनटू अ सुटेबल लेबोरेटरी एनिमल, और जो बैक्टीरिया हमने ग्रो करवाया प्योर कल्चर में उसको हम लोग इनुकुलेट करते हैं लेबोरेटरी एनिमल में, हम लोग इंजेक्ट करते हैं। उसके बाद इट शुड बी पॉसिबल टू री आइसोलेट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्योर कल्चर फ्रॉम द लीजन प्रोड्यूस इन एक्सपेरिमेंटल एनिमल, यानी कि जो एक्सपेरिमेंटल एनिमल है उसमें हम लोग इंजेक्ट करते हैं, री आइसोलेट करते हैं। जो बैक्टीरिया हम लोग लीजन से लिए थे उसको री आइसोलेट करते हैं लेबोरेटरी एनिमल में। प्योर कल्चर से हम लोग आइसोलेट किया था उन्होंने, और फिर वो जो प्योर कल्चर से हम लोग आइसोलेट किया उसको री आइसोलेट करके जो लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट एनिमल लिया था उन्होंने उसमें प्रोड्यूस करवाया। एक्सेप्शंस टू कोच पोस्टुलेट, यानी कि रॉबर्ट कोच का जो क्या था एक्सपेक्टेशन वो देखते हैं। इट इज एब्जॉर्ब्ड that is not always possible to apply this postulate to study all the human infection disease। इन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि हमेशा ये पॉसिबल नहीं है कि जो ह्यूमन में इन्फेक्शन है, डिजीज है, वो दूसरों को मतलब कि यानी कि दूसरे को इन्फेक्ट कर सकता है। देयर आर सम बैक्टीरिया दैट डू नॉट सेटिस्फाई वन और मोर ऑफ द फोर क्राइटेरिया ऑफ दोज ऑर्गेनिज्म आर, यानी कि जो बैक्टीरिया है वो उससे वो सेटिस्फाई नहीं हुए कि जो सारे बैक्टीरिया है वो दूसरे को इन्फेक्ट करते हैं। माइकोबैक्टीरियम लेप्रा एंड ट्रेपोनिया पोलिडियम, जो माइकोबैक्टीरियम लेपेरा एंड ट्रेपोनिया पोलिडियम है बैक्टीरिया, दे कैन नॉट बी ग्रो इन विट्रो, हाउएवर दे कैन बी मेंटेन इन एक्सपेरिमेंटल। जो इन्होंने बैक्टीरिया ग्रो करवाया था माइकोबैक्टीरियम लेप्रा एंड ट्रेपोनिया प्लीडियम, इन्होंने ग्रो नहीं किया, यानी कि जो एक्सपेरिमेंटल एनिमल में हम लोग इसको प्रोड्यूस करवाया था वो ये बैक्टीरिया उसमें ग्रो नहीं हुआ, कोई असर नहीं हुआ। नाइजीरिया गोनेरा देयर इज नो एनिमल मॉडल, हाउएवर इट कैन बी ग्रो इन विट्रो, यानी नाइजीरिया गोनेरा है देयर इज नो एनिमल मॉडल, यानी कि ये एनिमल नहीं ग्रो करता है, लेकिन कभी कभी इट कैन बी ग्रो इन विट्रो, यानी कि कभी कभी इसमें, लेकिन ये कभी कभी स्पेसिफिक कंडीशन में ग्रो कर जाते हैं। तो चलिए आगे जानते हैं पॉल इलरिच 1854 टू 1915 में इनका कंट्रीब्यूशन क्या था माइक्रोबायोलॉजी में, उसके बारे में जानते हैं। पॉल इलरिच 1854 टू 1915 was a German scientist and is also known as father of कीमोथेरेपी। जो पॉल इस्चर थे वो जर्मन साइंस और उन्हें फादर ऑफ कीमोथेरेपी भी कहा जाता है, यानी कि इसका कंट्रीब्यूशन क्या था माइक्रोबायोलॉजी में इनका, उसके बारे में जानते हैं। ही वाज द फर्स्ट टू रिपोर्ट द एसिड फास्ट नेचर ऑफ ट्यूबरकल बेसिलस, और इन्होंने फर्स्ट रिपोर्ट किया जो एसिड फास्ट नेचर के ट्यूबर बेसिलाई होता है उनको रिपोर्ट किया फर्स्ट। ही डेवलप टेक्निक्स टू स्टेन टिश्यू एंड ब्लड सेल्स, और इन्होंने डेवलप किया स्टेनिंग टेक्निक्स को जिसमें हम लोग टिश्यू एंड ब्लड सेल्स को स्टेन किया। ही प्रपोज द साइड चेन थ्योरी फॉर एंटीबॉडी प्रोडक्शन, और इन्होंने ये रखा अपना बात कि जो साइड चेन थ्योरी फॉर एंटीबॉडी प्रोडक्शन, एंटीबॉडी प्रोडक्शन के लिए साइड चेन थ्योरी। द बैक्टीरिया इनरिच वाज नेम्ड आफ्टर हिम, और इन्होंने उस बैक्टीरिया का नाम दिया इनरिच, जिसे इकोलाई भी। अदर इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन, यानी कि और क्या इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है माइक्रोबायोलॉजी में उसको जानते हैं और सारे साइंटिस्ट का। हेंस क्रिस्टन ग्राम, यानी कि जो हेंस क्रिस्टन ग्राम इन 1884 में इसका क्या कंट्रीब्यूशन था उसको जानते हैं। ही डेवलप अ मेथड of staining bacteria which was named is gram stain to make them more visible and differentiable under a microscope। जो हेंस क्रिस्टन ग्राम था उन्होंने डेवलप किया ग्राम स्टेन को, जो कि बैक्टीरिया को डिफरेंशिएट करता है माइक्रोस्कोप में। इर्नेस्ट रुस्का ही वाज द फाउंडर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप 1931 में, यानी कि इन्होंने 1931 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को डेवलप किया, यानी कि जो कि फाउंडर है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का। अब एलेक्जेंडर फ्लेमिंग यानी कि जो एलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे उन्होंने 1929 में इनके क्या कंट्रीब्यूशन था माइक्रोबायोलॉजी में उसके बारे में जानते हैं। ही डिस्कवर्ड द
मोस्ट कॉमनली यूज एंटीबायोटिक सब्सटेंस ऑफ द लास्ट सेंचुरी डेट इज पेनिसिलिन। जो एलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे, उन्होंने 1929 में डिस्कवर किया था एंटीबायोटिक सब्सटेंस लास्ट सेंचुरी में, जैसे दैट इज पेनिसिलिन, जो कि था पेनिसिलिन थे। गुड पोस्चर, उन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन था माइक्रोबायोलॉजी में इनका, वो देखते हैं। ही डिस्क्राइब्ड द वायरल कल्चर टेक्निक्स इन चिक एम्बायरो, यानी कि जो गोट पास्चर, ये डिस्क्राइब किया था वायरल कल्चर टेक्निक्स इन चिक एम्बायरो। अब इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो चीज जानते हैं, यानी कि एक्सेप्टेड क्वेश्चन, क्या क्या क्वेश्चन। तो हमारा शॉर्ट नोट में आ सकता है कंट्रीब्यूशन ऑफ लुईस पास्चर टू माइक्रोबायोलॉजी, यानी कि जो लुईस पास्चर था उसका कंट्रीब्यूशन क्या था, इसके बारे में जानेंगे। तो आपको जैसे कि हमने बताया लुईस पास्चर का क्या था कंट्रीब्यूशन, तो हमने बताया था लुईस पास्चर का, जो कि साइंस उन्होंने, जिसे हम लोग फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहते हैं, लुईस। इनका कंट्रीब्यूशन था माइक्रोबायोलॉजी में, यानी कि ये स्टरलाइजेशन टेक्निक्स को इंट्रोड्यूस कराया था, स्टरलाइजेशन टेक्निक्स को, एयर ओवन एंड ऑटोक्लेव। इन्होंने स्टीम स्टरलाइजर को डेवलप किया था, और इनका कंट्रीब्यूशन था वैक्सीन डेवलपमेंट में, यानी कि जो कि सेवरल डिजीज के अगेंस्ट में, जैसे एंथ्रैक्स, रेबीज, फ्यूल, कोलेरा, ये सब के अगेंस्ट में एंटीबायोटिक, ये सब के अगेंस्ट में वैक्सीन डेवलपमेंट किए थे। और इन्होंने ये भी कहा था कि जो बेड एयर होता है उसमें हम प्रोड्यूस होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि प्रेजेंट होता है, जबकि जो वेपर होता है स्टीम, उसमें प्रेजेंट नहीं होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कोच पोस्टुलेट, यानी कि कोच का क्या पोस्टुलेट था उसके बारे में। कि इन्होंने ये भी कहा था कि जो ह्यूमन डिजीज काउज कर रहा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो जो ह्यूमन में डिजीज काउज कर रहा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो हमेशा दूसरे एनिमल्स में या दूसरे ह्यूमंस में डिजीज काउज नहीं कर सकता है, यानी कि इन्फेक्शियस डिजीज काउज नहीं कर सकता है सभी माइक्रो। लेकिन इन्होंने कभी कभी ये भी कहा था कि कभी कभी स्पेसिफिक कंडीशन में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो ग्रो कर जाते हैं, जैसे कि नाइजीरिया गोनेरा। अब चलते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। हु हैज डिस्क्राइब्ड द ग्राम्स थ्योरी ऑफ लाइफ। ग्राम्स थ्योरी जो था डिस्क्राइब किया था लुईस पास्चर ने। आगे जानते हैं हु हैज इंट्रोड्यूस द स्टरलाइजेशन टेक्निक्स। स्टरलाइजेशन टेक्निक्स का था वो इंट्रोड्यूस किसने करवाया था, लुईस पास्चर ने। हु इज कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी। एंटीसेप्टिक सर्जरी का फादर किसे कहा जाता है, तो जोसेफ लिस्टर। हु इज नोन एज फादर ऑफ कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी का फादर किसे कहता है, तो पॉल इनरिच को फादर ऑफ कीमोथेरेपी कहा जाता है। विच इज द फ्लोइंग ऑर्गेनिज्म फ्लो कोच पोस्टुलेट, यानी कि जो पोस्टुलेट था उन्होंने किन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, तो इसमें होगा माइकोबैक्टीरियम लेप्रा को भी किया था और नाइजीरिया गोनेरा को भी किया, तो इसका आंसर होगा माइकोबैक्टीरियम लेप्रा। तो चलिए थैंक यू, हमारे साथ इसी तरह बने रहिए, और नेक्स्ट किस टॉपिक में चाहिए वीडियो तो उस टॉपिक में कमेंट कीजिए, और आप लोग इसको ट्राई करने की कोशिश कीजिए। तो थैंक यू, धन्यवाद, हमारे साथ बने रहिए इसी तरह।